ये दुनिया का एक बदलता हुआ दौर है। बदलाव सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं आ रहे, पूरी दुनिया में आ रहे हैं और बहुत खतरनाक बदलाव आ रहे हैं। बदलाव भाषा में आ रहे हैं, संस्कृति में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, संविधानों में आ रहे हैं, नियम कानून में आ रहे हैं, स्वास्थ्य में आ रहे हैं, रोजमर्रा के जो कार्यकलाप हैं उनमें आ रहे हैं। मानव समुदाय के लिए यह सबसे भयावह समय है। ये सिर्फ भाषा और संवेदनाओं की दृष्टि से नहीं, ये हर तरह से, हर प्रकार से एक बुरा दौर है। इस बुरे दौर में चुनौतियों का मुकाबला करना, चुनौतियों के साथ मुकाबला करना, साहस के साथ मुकाबला करना और सजगता के साथ मुकाबला करना, अपनी भाषा को, अपनी संवेदनाओं को बेहतर बनाए रखना इस समय की मांग है। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा खतरा है। उसका असर हमारे देशों पर पड़ रहा है, हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है, हमारे देशों पर, हमारे भूगोल पर, हमारी कृषि पर, हमारी संस्कृति पर, हर तरफ पड़ रहा है। मानव समुदाय के लिए ग्लोबल वार्मिंग ने इतने भयावह खतरे पैदा कर दिए हैं कि उन्हें मनुष्य अभी आज समझ नहीं पा रहा। धरती की जो क्षमता है, धरती जो संसाधनों को वहन कर सकती है, वो सिर्फ 8 अरब लोग उसकी क्षमता हैं और अभी 2050 में 9.5 अरब लोग होने वाले हैं। जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है उसने हमारे कृषि में संकट पैदा कर दिया है। उसके कुछ मानवीय फैक्टर हैं और कुछ पर्यावरण के फैक्टर हैं। जल संकट अलग तरह से दस्तक दे रहा है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, लोगों को न मिलने का संकट है। आज हम उस दौर में हैं जब ऐसी बीमारियां दस्तक दे रही हैं जो राष्ट्रों के जो प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक हैं उनके सामने हाथ खड़े करके निस्सहाय, निरुपाय खड़े हैं। इस तरह की 5 बड़ी चुनौतियों के बीच पूरा मानव समुदाय है और मानव समुदाय की उन चुनौतियों की आवाज उठाने वाली जो रणभूमि है, पत्रकारिता, वो इन सब को किस तरह से झेले, कैसे उसका मुकाबला करे, किस तरह से उसकी भाषा हो, वह किन तथ्यों के साथ काम करे, ये एक अलग तरह की चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच में कई बड़े सवाल हैं और ये सवाल हर मंच पर हर व्यक्ति उठाता है, हर समझदार व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति इस पे सवाल उठाता है, करता है। यहाँ आप सभी लोग पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं या प्रिंट मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत सारी दफा हम जो अपनी स्थिति है उसको ठीक तरीके से आकलन नहीं कर पाते। भले वो संदीप इनका कप्पन का मुकाबला हो, भले जूलियस असांजे का, लेकिन आप देखिए जो असांजे ने पूरी दुनिया के लिए काम किया, उसके लिए क्या किसी ने लड़ाई लड़ी? क्या किसी ने कहीं कोई आवाज बुलंद की? नहीं की। आज सारे लोग, खासकर वो लोग जो पत्रकारिता को बेहतर बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता का अच्छा चेहरा देखना चाहते हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मैं ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूं, एक उदाहरण, वो सब रवीश कुमार को देखना चाहते हैं। और जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा या एनडीटीवी जब बिका तो लोगों ने बड़ा रोना धोना मचाया। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा, अब रवीश कुमार जब यूट्यूब पे आ गए हैं तो क्या किसी ने ये ये एक पैसा देने की बात की? किसी ने सोचा?
आज वो यूट्यूब पर हैं। तो जितने लोग आज यूट्यूब, जिसको सब लोग सोच रहे हैं कि भाई यूट्यूब जो है वो बहुत बड़ा एक माध्यम है और सबको स्वतंत्रता दे रहा है, तो यूट्यूब का पैसा कौन दे रहा है? इस देश की जनता की स्थिति बहुत खराब है, इस देश के पाठक की स्थिति बड़ी खराब है। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, अभी भाषा पर आऊंगा। लेकिन भाषा क्यों खराब होती है? भाषा इसलिए खराब होती है क्योंकि इस देश का जो सबसे पहला हिंदी का अखबार था, उदंत मार्तंड, किसने शुरू किया? जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया। जुगल किशोर शुक्ल को अंग्रेजों के खिलाफ अखबार शुरू करते हुए डर नहीं लगा। जुगल किशोर शुक्ल को अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हुए डर नहीं लगा। जुगल किशोर शुक्ल को अखबार छाप कर लोगों में बांटते हुए, भेजते हुए, उन तक पहुंचाते हुए डर नहीं लगा। लेकिन इस देश के पाठक को वो अखबार पढ़ते हुए और उसका पैसा देते हुए इतना डर लगा कि वो अखबार जो है अपने 80 अंक पूरे किए बिना पहले ही दम तोड़ गया। आज पत्रकारिता क्या कहां से दम तोड़ रही है? पत्रकार आ कहां से रहा है? पत्रकार की भाषा कैसे खराब हो गई है? पत्रकार कोई आसमान से थोड़े टपकता है। पत्रकार आता है स्कूल से, विश्वविद्यालय से। क्या विश्वविद्यालय में उसे पढ़ाया जाता है? क्या विश्वविद्यालय में उसे तैयार किया जाता है? क्या विश्वविद्यालयों के भीतर, स्कूलों के भीतर उसकी भाषा की चिंता है किसी को? क्या उसे प्रोफेशनल बनाने के लिए कोई कृत संकल्प होता है? और जब आधी अधूरी जानकारियों के साथ, आधे अधूरे कला के साथ, आधी अधूरी दक्षता के साथ वो व्यक्ति जब जूझने लगता है, वो अपना एक यूट्यूब का कोई चैनल बनाता है, कोई छोटा अखबार शुरू करता है या किसी अखबार के दफ्तर में काम करने जाता है, तो उसको कौन सी चीजों से हम लेस करते हैं? और अखबार जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े कारपोरेशंस, घराने हैं, जो उनसे पैसा लेकर के वो जो 25 रुपए का अखबार है वो 20 रुपए का घाटा वहां से पूरा करके 5 रुपए पाठक से लेकर के आपको जब देता है, तो वो कैसी कैसी बुनावट होगी, किस तरह का होगा? आप रिमोट हाथ में लेकर जब चैनल घुमाते हैं और कोई पैसा पे नहीं करते, तो एनडीटीवी कैसे इतने दिन चल पाएगा? किस तरह से चलेगा? तो हम भले जूता खरीदें, भले हम अपने कोई वस्त्र खरीदें, भले हम बाइक खरीदें, भले हम कंप्यूटर खरीदें, भले हम कैमरा खरीदें, हम भले कागज खरीदें, लेकिन हम सबका पूरा पैसा देते हैं। जब अखबार आपके हाथ में आएगा, 25 रुपए का अखबार आएगा, वो अगर 5 से 6 रुपए में होता है, या वो कोई टीवी चैनल जो इतनी दूर, जो इतने संसाधन लगा करके जो रिपोर्ट की जाती है, उस रिपोर्ट का जब पैसा लगता है, वो कोई आम आदमी दे नहीं रहा है, तो कहां से आएगा? उसके लिए कॉरपोरेट देगा। आज यूट्यूब के लोग दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? आज स्टीव चेन दे रहे हैं, आज चैड हर्ले दे रहे हैं, आज जावेद करीम दे रहे हैं, आज नील मोहन दे रहे हैं। तो पैसा तो वो पे करेंगे, और सच्चाई हम देखना चाहेंगे मुफ्त में। आप एक बार कभी लंगर में गए हैं? आप लंगर अगर खाया है तो आप देखिएगा, लंगर का पैसा कभी कोई प्रोफेसर, कभी कोई ईमानदार आदमी, कभी कोई भला व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम करता है, वहां से पैसा कम आता है। लंगर का पैसा ज्यादातर कहां से आता है? जो लोग समाज में बहुत ज्यादा अथाह कमाते हैं, वो लंगर में लगाते हैं। और लंगर हम मुफ्त में खा करके कर सकते हैं। तो अभी पत्रकारिता भी एक लंगर चल रहा है पत्रकारिता का, और उस लंगर की पत्रकारिता हम चाहते हैं कि लंगर में जो मिले वो आए। तो लंगर पत्रकारिता जो है वो ज्यादा दिन नहीं चल सकती। वो, ये समय मार्केट युग है, बाजार का युग है। एक पिता के दो पुत्र होते हैं, और एक कलेक्टर बन जाता है और एक संयोग से बाबू बन जाता है। तो पिताजी जो है कलेक्टर बेटे को सम्मान देते हैं, पिताजी या भाई बहन जो भी हैं वो सब बाबू बेटे, भले वो कितना भी ईमानदार हो, नहीं देते। आप देख रहे हैं सरेआम इतना भ्रष्टाचार है, सरेआम लोग करोड़ों रुपया लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो समाज में तो कहीं सम्मान गिरता नहीं उनका। तो भाषा नहीं गिर रही, सम्मान सार्वकालिक रूप से सब जगह एक तरह से गिर रहा है। ये जो गिरावट आई है इस तरह की है। इस गिरावट का मुकाबला पत्रकारिता के इस दौर में, चुनौतियों भरे दौर में, भाषा के माध्यम से किया जा सकता है।
और भाषा जो है वो एक बड़ी ताकत है। भाषा बशर्ते हम ठीक से सीख सकें, बशर्ते हम ठीक से उसे प्रेजेंट कर सकें, बशर्ते हम अच्छे तरीके से अपनी भाषा के माध्यम से चीज़ों तक ले जा सकें। यूट्यूब के लिए आपकी भाषा कैसी हो, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। अखबार के लिए आपकी भाषा कैसी होगी, वो उस तरह से तैयार करनी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप टीवी पर जाते हैं तो वो भाषा कैसी होगी, उसकी तैयारी करनी होगी। हमें शब्दों का ज्ञान बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब हम पत्रकारिता में आते हैं तो एक चीज़ खास तौर पर यह है कि हमें इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए कि हर युग की एक भाषा होती है। भले वो वैदिक काल हो, भले वो मोहम्मद साहब का काल हो, भले वो कुरान या वेद की रचना का काल हो, उन दौर की भाषा अलग थी। वो भाषा आज उन शब्दों के बहुत अर्थ बदल गए हैं और इसलिए उन बदले हुए अर्थों ने बहुत उसके कारण बहुत सारी चीज़ें अलग तरह से चल निकली हैं और अर्थ कुछ के कुछ हो गए हैं। जब हम समय के साथ यात्रा करते हैं तो जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, जो शहरी इलाके हैं उनकी भाषा अलग है, जो गांव और दूर देहात हैं उनकी भाषा अलग है। अगर हम कृषि के लिए काम करते हैं तो हमें कृषि क्षेत्र की भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा के मामले में ये सोशल मीडिया, अभी आजकल बात चलती है खूब सारी कि छवि हनन का मामला, कि किस तरह से लोगों की छवि हनन की जाती है। एक बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय जो है एक उदाहरण है उसका कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये किसने कहा? ये जिसने कहा उसका नाम ही नहीं आया और जिसने नहीं कहा उसके चेहरे पर चस्पा हो गया। लेकिन ये कैसे? क्योंकि ये आज की तकनीक की जो भाषा है, उस तकनीक की भाषा में ये खेल संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा कोई आज के दौर से नहीं हुआ, ये बड़ा पुराना दौर है। आप दशहरे के समय रावण को जलाते हुए देखते हैं, रावण के 10 सिर बताए जाते हैं। लेकिन ये 10 सिर की क्या कहानी है? रावण के 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ थे, तो इसलिए उसको दशकंठ कहा जाता था। दशकंठ से उसको 10 सिर बना दिए और एक विकराल रूप से एक व्यक्ति को राक्षस साबित किया। अब राक्षस का अर्थ क्या है? वो जो लोग रक्ष संस्कृति, जो रक्षा करने का जिनका काम था, उसको राक्षस में बदल दिया गया, मानो उनके कोई सींग है और वो कोई बहुत विकराल लोग हैं। इसी तरह से जो कुंभकर्ण है कि 6 महीने सोता है 6 महीने जागता है। कुंभ पहलवान था, वो ज्यादा खाता था ज्यादा सोता था, तो 12 घंटे सोता था 12 घंटे जागता था। तो साल भर का टोटल करके और लगा दिया। जो खुद आदमी 4 महीने सोता है वो कह रहा है कुंभकर्ण 6 महीने सो रहा है। तो जो जो भाषा का जो मामला है वो बड़ा विचित्र है और उसको बहुत सजगता के साथ काम लेना चाहिए। भाषा की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में आज करीब 7,000 से ज़्यादा भाषाएं मौजूद हैं, जिसमें से बहुत सारी भाषाएं नहीं भी बोली जाती हैं लेकिन वो मौजूद हैं। भारत में करीब 122 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें भाषाएं हैं और बोलियां बहुत सारी हैं। करीब 1600 के आसपास भारत में बोलियां हैं और इन बोलियों के अलग अलग अर्थ और उनके अलग अलग अंदाज हैं। बहुत सारी जगह डायलेक्ट्स चेंज होते हैं। भारत जो विविध भाषाओं का देश है, विविध में है अच्छे से, तो आज की स्टोरी और बेहतर हो सकती है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको हनुमान चालीसा एक्सेस हो जाएगा, इंटरनेट पे उपलब्ध है। लेकिन आप देखिए कि जब वहां से आप अपनी स्टोरी को उठाएंगे या हनुमान चालीसा को लेकर कोई एनालिसिस करेंगे और आज के नतीजों को देखेंगे तो वो दिलचस्प हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है। जर्नलिज्म में लोक की भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार हम देखते हैं कि आजकल अंग्रेजी का बड़ा वर्चस्व है। भारत में मुश्किल से
10% लोग अंग्रेजी को समझ पाते हैं, 90% लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी जितना मीडिया, खासकर प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें जितना शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उस समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो शब्दों का कौन सा चयन कर रहे हैं, उनका उच्चारण क्या है, उनको लिखना कैसे है, उनकी शुद्धता क्या है। उसके लिए हिंदी या उर्दू के कौन से शब्द ऐसे हैं जो हम आम लोगों के लिए काम में ला सकते हैं। हम मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादातर लोग शायद राजस्थान से हैं या बाहर से भी हैं। राजस्थान से भी। तो राजस्थान के जब लोग हैं तो वहाँ हमें राजस्थानी भाषा जो है उसका भी ठीक से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता में जो स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जो कोई अंग्रेजी से बन गया, कोई संस्कृत से बना, कोई पुर्तगाली भाषा का है, कोई किसी रशियन या फ्रेंच भाषा से आ गया। ऐसे जैसे यहाँ लोग आए हुए हैं उस तरह से शब्द भी अलग अलग भाषाओं से आकर के हमारी हिंदी या जो उर्दू भाषा है वो बनी है। हिंदी और उर्दू कोई अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, ये एक ही भाषा है। बहुत बार हम जब भारत में उर्दू भाषा को सुनते हैं या उर्दू के किसी व्यक्ति को भाषण देते हुए देखते हैं तो वो लगता है कि ये उर्दू है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के लोगों को सुनता हूं या वहां के पत्रकारों की बात सुनते हैं तो ऐसे लगता है वो जैसे हिंदी बोल रहे हैं। क्योंकि वहां ये प्रेशर नहीं है कि मैं कौन से शब्दों का चयन करूं। यहां जब हिंदी का व्यक्ति बोलेगा तो वो संस्कृत वाले शब्द ज्यादा लाने की कोशिश करेगा, और जब उर्दू वाला व्यक्ति बोलता है तो वो थोड़ा फारसी और अरबी के शब्दों को लाकर अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता है या वो अपने आप को अपनी तरह से दिखाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में ये प्रेशर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सभी एक ही तरह के लोग हैं, वहां आपकी भाषा को लेकर कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है। तो वहां जो उर्दू बोली जाती है, वहां जो कविता जो लिखी जाती है, वहां की आप चाहे गजल देखें, वहां चाहे नज्म देखें, बहुत तो ऐसी हैं जो जो पहचानी नहीं जा सकती कि ये उर्दू की हैं भी क्या, वो शुद्ध हिंदी की कही जा सकती हैं। चाहे आप वसंत के गीत देखें, वहां पाकिस्तान में वसंत जो है वो करीब 1 महीना मनाया जाता है। हमारे यहाँ वसंत नहीं मनाया जाता। यहाँ वसंत पंचमी पे कुछ लोग सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती माता का वो चित्र लगा करके उनको माला पहना देते हैं और उसके बाद वो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में पूरा 1 महीना बसंत मनाया जाता है और उसके जो गीत हैं वो अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीजें नई मिलती हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आपसे शेयर करूंगा कि जो भाषा का चरित्र है वो हमें, हमारे पास जो हमारा आम समाज है, आम घरों में जो बोली जाने वाली भाषा है, उसमें शब्दों में के बड़े चमत्कार हैं। आप सारे युवा लोग हैं यहाँ जो मौजूद हैं, आप अपने जब घर में रहें तो मुझे नहीं पता आपने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन आपकी नानी, दादी, दादा, नाना या जो भी बुजुर्ग लोग हैं आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कहीं भी रहते हैं, आप उनसे संवाद कीजिए। भले आप वो कितने भी अनपढ़ हों, भले वो पशु चराने वाले लोग हों, भले वो कोई कारीगरी करने वाले लोग हों, शिल्पकार हों, कुछ भी हों, भले वो जो पशुओं का चमड़ा निकालते हैं वो लोग हों, आप बैठिए लोगों के साथ। आप ये देखेंगे कि उनके पास जो भाषा के शब्द हैं वो इतने ताकतवर शब्द हैं, इतनी टकसाली शब्द हैं उनके पास कि वो बहुमूल्य शब्द आपको किसी विश्वविद्यालय के या कॉलेज के प्रोफेसर से नहीं मिलेंगे। कबीर के जो पद हैं, कबीर के पदों को अगर आज आप अर्थ करना चाहें तो आपको विश्वविद्यालयों में उनकी उलट बांसियों का अर्थ नहीं मिलेगा। ये जो कान फटे जोगी हैं, जो बीन बजाते हैं, आप उनसे बात करेंगे और उनसे उन पदों का अर्थ पूछेंगे तो आपको विलक्षण और नए अर्थ मिलेंगे। जब हम अपने टेक्स्ट लिखने की बात करते हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग की जहां तक बात आती है तो पत्रकारिता की जो भाषा है वो कोई ऐसी भाषा नहीं है कि ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री की भाषा है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत ही व्यापक आयाम है। पता नहीं आप किस पे स्टोरी कर रहे हैं। आपको एक मांगणियार गायक मिल गया और वो गा रहा है,
तो उस पे आप देखिए वहां भाषा ही आपका साथ देगी। मांगनी यार, नाम मुस्लिम है, धोती बांधी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है। तो आप देखिए कि जब आप स्टोरी करेंगे तो उससे उसकी भाषा, उसके पहनावे, उसके बोलने के अंदाज, उसकी पारिवारिक परंपराएं, इन सारी चीजों को शामिल करते हुए अगर आप कोई स्टोरी लिखेंगे तो मुझे लगता है वो स्टोरी सामान्य स्टोरी से अलग होगी और उसके नतीजे कुछ अलग आएंगे, पाठक उसको कुछ अलग तरह से महसूस करेंगे। हम इस गर्मी के मौसम में, मैं आज जब भाषा पर बोलने के लिए जब बात आई थी तो मैं बात कर रहा था किसी आसपास किसी जानकार से जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। वो बता रहे थे कि उन्होंने मुझे कुछ कहावतें, कुछ चीजें बताई कि जैसे उन्होंने बताया कि नौ जाया नो कांख में। आप जरा सुनिएगा कि वो एक कहानी वो एक, जब हम कुछ खरीद रहे थे तो वहां एक लकड़ी का काम करने वाले नागौर जिले के कोई व्यक्ति एक आए हुए थे, बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि नौ जाया नो कांख में, नौ नांदे रह जाए, मतो करूं तो और जणू, काल पड़िया के खाए। वो कह रहे हैं कि नौ जाया, कि नौ तो मैंने पैदा कर दिए और नौ मेरी गोदी में है, कांख में है। नो नांदे रह जाए, नो ननिहाल गए हुए हैं। और मतो करूं तो और जणूं, अगर मन में आए तो मैं और भी पैदा कर दूं। काल पड़या के खाए, अगर अकाल पड़ेगा तो तू क्या खाएगा। वो किसके बारे में कह रहा है, ये पहेली है। जो काचर होता है जिसकी चटनी बनाते हैं हम, आजकल बिकता है ना, आजकल आ रहा है काचर, ठीक है ना, छोटा सा जो कड़वा भी होता है। तो आप देखिए कि जो अनपढ़ लोग थे वो कितना, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, असल में विजडम थी उनके पास, और वो विजडम कितना काम आती है। तो ये कहावतें भी हमारी हमारी आज की कहानियां हो सकती हैं। आपने काचर का एक अच्छा फोटो लिया और नीचे ऐसी कहावत लिख दी और उनके एक तरफ मूल्य लिख दिए और गांव की कहानी लिख दी, वो पैदा कैसे होता है, कितना होता है, और उसके न्यूट्रिशियस गुण लिख दिए। तो क्या ये एक बेहतरीन स्टोरी नहीं होगी? सारे लोग पढ़ेंगे इसको और नई बात आएगी। इसी तरह से लोगों ने, हम जिन्हें अनपढ़ कह करके आलोचना करते हैं, उन्होंने जो सृजनात्मक, जो बेहतरीन कलात्मक जो सृजन किया, उसका एक उदाहरण और है कि जैसे उन्होंने एक बताया ककड़ी पर। उन्होंने कहा काची नार कच कची, भर जोबन में खारी। कि काची नार कच कची, भर जोबन में खारी, मुंह थन्ने पूछूं बालमा, बूढ़ी लागे प्यारी। अब देखिए कितनी जोरदार बात है कि काची नार कच कची, भर जोबन में खारी, मुंह थन्ने पूछूं बालमा, बूढ़ी लागे प्यारी। ये ककड़ी के पर है कि ककड़ी जब जवान होगी या ककड़ी जब है तो वो उस समय कड़वी लगेगी, लेकिन जब वो पक जाएगी तब वो मीठी लगेगी। और आप देखिए अभी मान लो गेहूं की फसल है या चने की फसल है, आप एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो चने में जो बीज लगता है, जो वो गोल, जिसे राजस्थानी में तो घेघरी कहते हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग किस तरह से है। आप राजनीति की अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो राजनीति में भी इन चीजों का प्रयोग हो सकता है। मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा कि एक राजस्थान की एक बड़ी नेता और उनकी पार्टी में, दोनों नेताओं के बीच में थोड़ा अनबन हो गया और वो जो प्रमुख नेता थी वो उनसे मिलना चाह रही थी कि इनसे बात करें किसी तरह से। तो वो बातचीत, जब वो उनको बुलाएं, इशारे करें तो वो उधर हो जाएं, इधर हो जाएं। तो इसके साथ हमने क्या किया कि बिहारी का एक दोहा है कि भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक आपने दोहा सुना होगा, 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो उस दोहे का प्रयोग किया साथ में और पूरी स्टोरी लिखी। इसी तरह से जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसकी टेक्नोलॉजी की जब आप खबर लिखेंगे तो उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट और कल्चर को कवर करना चाहते हैं तो आर्ट और कल्चर की जो शब्दावली है उसमें जैसे नृत्य है तो पूरी नृत्य की शब्दावली आप सीखिए। आप नृत्य में कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, वो यही नहीं है
कि उन्होंने इतना अच्छा नृत्य किया और समा बांधा। वो किसी ने एक बार समा बांधा था, वो बनता ही चला गया, पड़ा हुआ ही है, सड़ गया समा बंधा हुआ। तो आप देखिए कि उसको आप उस तरह से कीजिए। एक और बात थी, अभी जो साथी लोग चिंतित थे वो कह रहे थे कि यूट्यूब पे जब हम कुछ भी डालते हैं तो लोग मारने आते हैं, पीटने आते हैं। मैं आपको बड़े दुखद ढंग से कहना चाहूंगा, अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि दरअसल हमने पत्रकारिता सीखी नहीं। कैमरा हमारे पास आ गया, मोबाइल आ गया और हम उसको लेके निकल पड़े। क्या आप किसी सुनार के पास बैठ करके देखते हुए क्या सोना गढ़ सकते हैं? क्या आप किसी स्विमिंग पूल के किनारे, नदी नहर के किनारे किसी को तैरते देखकर क्या तैर सकते हैं? आप डूब जाएंगे। क्या आप किसी लोहार को देख करके जैसे वो चीजें बनाता है आप हाथ नहीं जला बैठेंगे? ये दरअसल इसको लोगों ने पत्रकारिता को इतना सस्ता समझ लिया और ऐसा समझ लिया, वो समझ रहे हैं कि जब हमने इनके माइक लगा दिया, उनके माइक लगा दिया, इनसे पूछ लिया, वो डाल दिया, और वो जो है वो पत्रकारिता। वो नहीं है पत्रकारिता। आप जो यूट्यूब पे कर रहे हैं और जो कह रहे हैं ना कि साहब वो फला नाराज हो गया, वो होगा नाराज। वो गलत नहीं हो रहा नाराज, वो सही हो रहा है, क्योंकि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे। आप ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। पत्रकारिता पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं है। ये दिन भर जो राहुल की आलोचना, मोदी की आलोचना, बीजेपी की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ का जो मामला यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, और जो पत्रकार बड़े बड़े दसियों लाख रुपए कमा रहे हैं, वो पत्रकारिता का एक स्वरूप है। लेकिन वो ग्राउंड रिपोर्टिंग या पत्रकारिता नहीं है। उन लोगों ने एक दौर में पत्रकारिता की थी, रिपोर्टिंग की थी, लेकिन आज लोग उनके व्यूज सुनना चाहते हैं। तो वो इसमें दो चीजें हैं, एक है व्यूज, एक है न्यूज। तो न्यूज जो है वो नहीं है, वो व्यूज हैं उनके, जो आप जिसे न्यूज समझ लिया। तो व्यूज जो है वो नहीं होते पत्रकारिता में। विचार होता ही नहीं है, घटना होती है, घटना को आपको दिखाना होता है, आपको बताना होता है। आप देखिए, आदमी चला गया, माइक लिया, थानेदार जी आप बताइए आपने इसको कैसे पकड़ लिया। ये नहीं है रिपोर्टिंग। आप नेताजी आपने ऐसा कर लिया, ट्रैफिक वाला आपने ऐसा ऐसा कर लिया। ये जर्नलिज्म थोड़ी ही है। ये नहीं है पत्रकारिता। आपको पत्रकारिता सीखनी पड़ेगी। और जब पत्रकारिता करते हैं तो पसीना निकलता है, दम निकलता है। कैसे दम निकलता है कि आपने मान लो एमएलए लेड का, विधायक कोटे के पैसे का पता किया कि कैसा हो गया, सड़क खराब बनी, आपने कहा देखो सड़क उधड़ गई। लेकिन जब सड़क उधड़ी तो कितनी सड़क बनी, किसने बनाई, कहां बनाई, कैसे बनाई, कितना पैसा आया, ठेकेदार कौन था, उस ठेकेदार जो मूल है वो कौन था, सबलेट किया गया नहीं किया गया, उन सब के व्यूज, उन सबको रिकॉर्ड करके, और जब सारा पूरा पैकेज बनाएंगे तब रिलीज करेंगे, तब जा करके आपको जो है वो खबर खबर बनेगी। और कई बार तो मैं जानता हूं, हमारे साथी हैं, लोग रिपोर्टर हैं, 20-20 साल से, 30-30 साल से खबर आती है, उनको कहते हैं इसके बारे में वर्षन ले लीजिए। आदमी कभी मिलता नहीं है, कभी फोन नहीं मिलता है। इतना आसान है पत्रकारिता। पत्रकारिता आसान चीज नहीं है, पत्रकारिता बहुत मुश्किल है। और पत्रकारिता दुधारी तलवार है। आज जो यूट्यूब के ऊपर ये कहना कि फला जगह, आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और आप कह रहे हो मैं पत्रकार हूं, कैसे संभव है? आप कह रहे हो एक विचार लेके चल पड़े, ये विचार आपको सही सही बात दिखानी पड़ेगी। ये कहना कि नहीं है, उसमें कोई सेक्युलर असेक्युलर कुछ नहीं है, तथ्य होते हैं और तथ्य आपको दिखाने पड़ेंगे। ये जो नरेशन लोगों ने गढ़ दिया, वो उसने हमारी भाषा को भी खराब कर दिया। आप ये देखिए कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आरपीएससी में चले गए या कहीं और चले गए, बात किया तो सेक्युलर शब्द आया तो वो पूछेंगे सेक्युलर का अर्थ क्या है। आपने कह दिया धर्मनिरपेक्ष तो वो कहेंगे ये तो पंथ निरपेक्ष है। तो आप देखिए कि हमारे यहां बड़ी गैर, हमें हमारे स्कूल के चाहे शिक्षक हों, चाहे कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे यूनिवर्सिटीज के शिक्षक हों, ये बंटाधार सिर्फ पत्रकारिता में नहीं हुआ है, ये बंटाधार सब जगह हुआ है। क्योंकि जो जहां से हमें बहुत बार फोन करते हैं, कई बार टीचर्स फोन करते हैं,
जो हिंदी पढ़ाते हैं या अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो एक दिन एक मैडम का फोन आया, बोली देखिए आपके अखबार में इतने शब्द गलत छपे हुए हैं। उन्होंने गोले लगा करके मुझे व्हाट्सअप किया कि ये देखिए ये सारे गलत शब्द हैं। तो मैंने कहा मैं तो शर्मिंदा हूं ही, क्योंकि मेरे अखबार में छपे हैं। लेकिन आपको मालूम है ये बच्चा आया कहां से है? ये आपने भेजा है, आपके यहां से पढ़ के आ रहा है। तो आपने किया क्या था इतने दिन? इसको ये शब्द ही नहीं सिखा पाए। तो पत्रकारिता बहुत सारे बोझ तले दबी हुई है। वो खराब राजनीति की शिकार है, वो खराब बिजनेस की शिकार है। मैं आपको सबको आगाह करूंगा, आप मत यूट्यूब पे अपना चैनल चलाइए अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस स्वस्थ मॉडल नहीं है। आज जितने यूट्यूब पे लोग जा रहे हैं और पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे लोग हैं लेकिन अपने चैनल को चलाने और उसकी सक्सेस के लिए विवशता के कारण किसी न किसी नेता के, किसी न किसी बिजनेस पार्टनर के शिकार हो जाते हैं। कौन नहीं चलाना चाहता यूट्यूब पे, कौन नहीं आना चाहता? लेकिन यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक, हम कारपोरेट की आलोचना करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारपोरेट है। हम दिल्ली जैसे कारपोरेटों की आलोचना करते हैं और वो एक हाथी जैसा कारपोरेट है। उसमें अपनी दुकान चला करके हम खुश हो रहे हैं कि इसमें 20 लाख 50 लाख लोग हमारे मेंबर बन गए, 40 लाख बन गए। अरे वो पैसा तो वो दे रहे हैं, आप तो दे नहीं रहे हो। तो आप सोचो वो सच कैसे आने देगा आपको? अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा अखबार मिले, सच्चा अखबार मिले, मैं इसमें बहुत बार एक पुरानी बात याद दिलाता हूं कि मुझे बचपन का एक किस्सा याद है। मैं अपने स्कूल जा रहा था, मुझे एक बूढ़ी महिला ने रोका कि रुको बेटा रुको, ये देखो ये लड़का जो है इसको ये नकली घी बेच रहा है, देसी बता रहा है, इसको आप तुम जो है पुलिस को पकड़ा दो। मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्या पता? तो बोली ये 40 रुपए किलो देसी घी है और ये 20 रुपए में बेच रहा है। अरे 25 रुपए का अखबार आपको 5 रुपए में मिल रहा है, आपकी फूटी हुई है। सारे दिन टीवी चैनल चला करके मोदी मीडिया गोदी मीडिया, ये टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं। अरे आपने पे किया है क्या कुछ? वो लाया कहां से है? बेच रहा है अपना सामान और आप कह रहे हो। हद है। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। अनपढ़ आदमी के बात समझ में आती है, पढ़े लिखे आदमी के तथ्य समझ में नहीं आता। इसलिए आप दोस्तों, चाहे यूट्यूब का चैनल चलाएं, चाहे आप कोई छोटा अखबार निकालें, लेकिन पहले 100 लोगों से, 1000 लोगों से, 2000 5000 लोगों से वादा लें कि भाई साहब इतना इतना पैसा दोगे तो मैं पत्रकारिता करूंगा, वरना मैं ये काम नहीं करूंगा। मत वरना अपना भविष्य खराब कीजिए, वरना मत अपने आप को इस मार्ग में झोंकिए। फिर क्या कीजिए? फिर अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में लाइए, अपनी भाषा को बेहतर बनाइए, अपनी अंग्रेजी अच्छी कीजिए, अपनी हिंदी अच्छी कीजिए, और कोई ना कोई विदेशी भाषा जरूर सीख लें। अरेबिक सीख लें, चाइनीज मैंडारिन सीख लें, फ्रेंच सीख लें, रशियन सीख लें, और मीडिया के लिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। कोई आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। 2-5 लाख रुपए की नौकरी आपके लिए कोई दूर की बात नहीं है। आपके जो दोस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बन चुके, जो इंजीनियर बन चुके, जो आईआईटी में जा चुके, उनको याद करके मत कुड़िए। कुछ नहीं है, वो फर्जीवाड़ा करके जा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्जीवाड़ा के संस्थान है, जिन्होंने यहां से एक इंस्टीट्यूट से दूसरे में नाम देते हैं उनका, स्कूल भर्ती कहीं है, नकली कागज से उनकी है। कुछ अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे होंगे, लेकिन आप देखिए कि अच्छी भाषा सीखें, अच्छे संस्थानों से प्रशिक्षित हों, अच्छे कॉलेजेस और अच्छे यूनिवर्सिटीज के टीचर्स जो हैं अभी आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, उनसे प्रशिक्षित होइए, और अच्छे पत्रकारों से जानकारी लीजिए, उनके टच में रहिए, अच्छे अखबारों को पढ़िए। आप देखिए भारत की पत्रकारिता को कोसना आसान है, लेकिन वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसलिए आपकी आलोचना नहीं, उसे आपका प्रेम चाहिए, उसे आपका सम्मान चाहिए। और जो, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, जो अच्छे अखबार हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे चैनल हैं, अच्छे बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। तो मैं शायद काफी बोल गया, माफी चाहूंगा। धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बता दीजिएगा, कोई सवाल है आपके इस पे? अपना नाम भी बताएं। आदरणीय सर, मैं थोड़ा सा समय लिखूंगा।
आपने जो यूट्यूब के बारे में कहा अभी, यूट्यूब को विचारधारा के लिए आपने पूरी बात कही, तो मतलब दो तीन पॉइंट। एक तो ये है कि आजकल कट कॉपी पेस्ट का जमाना ज़्यादा चल रहा है। जब आपने लैंग्वेज की बात करी, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि 18% 20 में से नेट से कंटेंट उठाते हैं और उसको पोस्ट के लिए भेज देते हैं, है ना। तो इसका ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन या एक्चुअलिटी को कैसे चेक किया जाए। दूसरा सवाल मेरा ये कि सर, आज के टाइम में क्या है कि हर पत्रकार जो है, ज्यादातर लोगों के पास ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाहता है ना। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसपे अगर एक लेवल बढ़ जाता है तो उसके बाद उनको एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जो यहाँ लोकल अप्रोचिंग पे उसको नहीं हो पाती, इसको समर्थ नहीं बना पाती। तो इस चीज के लिए आपका सर क्या विचार है कि मतलब। देखिए, आपके दो सवाल हैं। एक तो जो ऑथेंटिसिटी चेकिंग का मामला है, मुझे लगता है कि अगर आप 4 लाइन 6 लाइन भी डाल देंगे तो वो गूगल पे बड़ा आसानी से आजकल आ जाता है। हाँ, मतलब 2 लाइन डालने से वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो यूट्यूब वाला मामला है वो मुझे देखिए, यूट्यूब पे आपको कब पैसा आता है? जब आप एक तरफा चलते हैं। आप या तो मोदी जी को गाली दें या मोदी जी की तारीफ करें, आप राहुल जी को गाली दें, राहुल जी की तारीफ करें, वो एक तरफा सिस्टम है। क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड चलेंगे, तो मैंने बैलेंस चलने वालों को चलते हुए नहीं देखा, मैंने उनकी लाइकिंग नहीं देखी। आप ट्वीट कर लीजिए अभी, अभी आप मोदी जी को गाली दे दीजिए, उनकी तारीफ कर दीजिए। आप अभी राहुल जी को गाली दे दीजिए, उनकी तारीफ कर दीजिए, दोनों चल पड़ेंगे। दोनों को लोग आगे से आगे करेंगे। लेकिन एक में ही जो मोदी जी की कमी है उसको भी लिख दीजिए, और उसी में राहुल जी की कमी लिख दीजिए, वो तीन तीन ट्वीट से चौथा ट्वीट नहीं जाएगा, वो चौथा लाइक नहीं आएगा। तो क्या है ये दरअसल दुनिया में दुनिया को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो यूट्यूब के अंदर जो लोग लगे हुए हैं। ये या जो इस नया जो माध्यम आ रहा है, और इसे जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैट जीपीटी वाला युग आ रहा है, वो बहुत खतरनाक युग आ रहा है। और ये इतना विभाजित कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब हिंदू हो गए तो जातियों में बांट दिया, जाति में हो गए तो गोत्रों में चले गए, शिया सुन्नी हो गए। आप देखिए क्या देशों की हालत कर दी है मीडिया ने। अभी एक अफवाह फिल्म आई है, वो सब लोगों को जरूर देखनी चाहिए कि क्या स्थिति है दरअसल। तो जो ये सोशल मीडिया का माध्यम है, वो बहुत खतरनाक और इस तरह का है कि जिसमें बहुत जिम्मेदारी की भावना से काम करना चाहिए, और लोगों को ठीक से उसको देखना चाहिए। मुझे आज भी लगता है कि बीबीसी है या जो दूसरे चैनल हैं जो पुराने और विश्वसनीय हैं, वो आज भी भरोसे के काबिल हैं, और चाहे वो दूसरे बड़े अखबार हों, उनको भरोसे के साथ देखना चाहिए। तो हमें उसको इंस्टेंटली प्रिंट में नहीं लेना चाहिए या प्रोसेस नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें उससे गहराई नहीं मिले, है ना। मतलब कुछ धर्म से रिलेटेड जो लाइन्स होती है ना सर, उसको विचारधारा तो बहुत लोग बस जैसी लाइन आती है ना आगे फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वो तो क्या है कि बहुत बार शरारतपूर्ण तरीके से किया जाता है। बहुत बार उसके चीजों के संदर्भ अलग होते हैं। बहुत दफा कहा कुछ है, अर्थ कुछ और लिया जा रहा है। आप देखिए, रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, कुरान जैसे जो ग्रंथ हैं, वो जिस दृष्टिकोण से आए थे इस दुनिया में, आप ये सोच के हैरान रहेंगे कि शायद 5% भी उनका सही उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों ने कहीं और ले गए, बात कहीं और थी। अगर मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से महाभारत और रामायण पढ़े, तो उनके जब संदर्भ देखते हैं तो कुछ और है, वो कह कुछ और रहे हैं, उपयोग हम कुछ उसका और ले रहे हैं, कहानी कुछ और ही निकल रही है। या कोई उसका एक पार्ट लेकर के उसको उसको बदनाम कर रहा है या उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। तो ये ठीक नहीं है। वो जो समग्रता है उसकी, उसी में देखना चाहिए चीजों को, और धार्मिक टकराव से या उससे बचना चाहिए। लास्ट बात बस ये जो। अच्छे समझदार किसान के बारे में देखिए, ये एक टेक्निक, इसका एक पूरी विधा है। वो क्या है, वो हमारी आदत में शुमार होती है कि आप जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र के कम से कम 10 जानकार लोग, जो बेहतरीन जानकार हैं, उनको उनको लिस्ट में रखिए। उनके साथ समय समय पे संपर्क में रहिए। वो आपको, वो जब भी कोई बात आए ऐसी, मान लो आप नृत्य की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो नृत्य के जो 10 जानकार लोग हैं, उनसे बात कीजिए आप। 10, अगर आप राजनीति पे बात कर रहे हैं, कर्नाटक के चुनाव पर बात कर रहे हैं आज, तो कर्नाटक की जानकारी रखने वाले, कांग्रेस और बीजेपी की और जेडीएस की जानकारी रखने वाले उन उन लोगों से बात कीजिए कि वहां कितनी सीटें हैं, क्या है, हुआ क्या, कैसे हुआ, तो वो आपको इंसाइट देंगे।
तो जो इंसाइटफुल लोग हैं उनसे उनको अपना एक मैकेनिज्म बना के रखिए उन लोगों से। धन्यवाद जनाब। सर, जितने भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो एक तरीके से पत्रकार नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मनीष कश्यप ले लेते हैं, उनको आजकल यूट्यूबर के नाम से ही जाना जा रहा है। जो पहले के सर जो पूर्व पत्रकार है, हम रवीश कुमार कहे, हम अजीत अंजुम कहे, हम पुण्य प्रसंग वाजपेयी कहे, क्या वो अब पत्रकार नहीं है? और आपने एक सवाल रखा कि यूट्यूब पे पत्रकारिता आप नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं है। सर, हर कोई पत्रकार जो है वो आज चमकना चाहता है इस जग के अंदर, तो क्यों नहीं यूट्यूब पे जो है वो पत्रकारिता कर नहीं सकता? क्यों नहीं जो है लोगों को दिखा सकता अपनी पत्रकारिता? क्योंकि लोग तो यूट्यूब, सोशल मीडिया इन्हीं माध्यम से देखेंगे ना। नहीं, देखिए, ये लोग पत्रकार नहीं। मैंने आपको एक बात बताई, एक होती है न्यूज, एक होते हैं व्यूज। एक तो समाचार है, एक है विचार। समाचार कुछ और चीज है, न्यूज कुछ और चीज है, विचार कुछ और चीज है। जो एडिट पेज होता है अखबार का, वो विचार का होता है। उसमें व्यक्ति जो लिखता है वो आपको किसी पार्टी के समर्थन में या विरोध में दिखाई देता है। वो बताएगा आपको बात, तथ्यों को सही सही रखेगा, एक संदर्भ में रखेगा। वो जब पार्टी को ठीक नहीं लगता तो वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। वो जब उनको ठीक लगता है तो वो कहता है यार ये बड़ा सही और तटस्थ पत्रकार है। ठीक है। और जो न्यूज है, न्यूज में व्यूज नहीं होते, न्यूज में फैक्ट्स होते हैं, और उसमें उसका एक पूरा तरीका है। उस तरीके से आपको सारे तथ्य, सारे पक्ष, इसका पक्ष, उसका पक्ष, उसका पक्ष जब आप जान करके करते हैं तो बात पूरी सामने आती है, एक पक्ष से नहीं सामने आती। ये घर में भी होता है। आप देखिए, बच्चों की बात होती है, बच्चे ने आया, पापा से मिला कि पापा, मम्मी कह रही है 100 रुपए दे दो। असल बात यह हुई थी कि बच्चा गया मां से पैसे लेने, बच्चे ने मां से कहा मम्मी पैसे दे दो, उन्होंने कहा कि पापा से ले लो। तो हुआ क्या कि वो बात थोड़ा सा कैसे, मतलब जो बहुत मासूमियत है वहां भी कैसे होती है, तो उसने उस तथ्य को थोड़ा सा घुमा दिया और बात कुछ और हो गई। ठीक है। तो ये जो मनुष्य की प्रवृत्ति है चीजों को घुमाने की या उसको अपने फेवर में करने की, तो वो रहती है। तो उस चीज के लिए क्या है कि सारे तथ्य, सारे पहलू, सबके पक्ष भी वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। तो अब आप देखेंगे टीवी में कुछ शब्द आते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। अरे लगता क्या है, जो तथ्य है वो बताइए आप, कहीं ना कहीं क्या है। तो वो इसलिए क्या करते हैं कि वो अपनी बात को उसमें डाल करके, इसलिए अखबार में भी और टीवी चैनल्स पे भी बहुत बार जो हम चीजें देखते हैं वो खबरें कम होती हैं और उसमें मतलब तथ्य कम होते हैं और बेबुनियाद बातें ज्यादा होती हैं। से पहले या पत्रकार बनने से पहले लोगों से पूछे कि भाई वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो हमें पैसा क्यों देंगे। और अगर मान लो कि नहीं देते और कोई इंतजाम नहीं होता है, तो जो एक अच्छा, सच्चा, निष्पक्ष पत्रकार है, तो वो क्या फिर पत्रकारिता शुरू नहीं कर सकता? नहीं, वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना भविष्य उसमें देखिए, अगर आपके पास कोई अर्निंग का आपका और साधन है, आप अगर उसको अपने आजीविका का माध्यम बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते आजीविका का माध्यम, कि पत्रकारिता तो मैं 3 घंटे 2 घंटे के लिए, 5 घंटे 10 घंटे के लिए करूंगा, लेकिन मेरी आजीविका का माध्यम कुछ और है, तो आप करिए ना, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता। मैं तो एक सक्सेसफुल मॉडल के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप अकेले पत्रकारिता नहीं कर सकते। आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग। आप 5 लोग, 10 लोग मिल जाइए, आप कर लीजिए, लेकिन उसका एक आपके पास बढ़िया ईमानदारी वाला रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। वरना क्या होगा कि हम बहुत बार सोचते हैं कि यार टीवी चैनल शुरू कर लें, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा? एक छोटा पर्दा है, उस पर बहुत बड़ा विज्ञापन भी तो नहीं आ सकता। और कोई आदमी, आपके मान लो 10,000 लोग देखने वाले हैं, तो कोई क्यों विज्ञापन देगा आपको? तो ये एक जो मजबूरी है या जो उसकी सीमाएं हैं वो तो समझना चाहिए। बजाय ये कि आप 2 साल अपने उसमें खराब करें, वो अच्छा है कि आप कोई और काम करें। आज का आखिरी सवाल, सारे जो इस विषय के से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसके जवाब दे दिए हैं और सभी को समझ में भी आए हैं। लेकिन आपने शुरुआत में एक नाम का जिक्र किया, जूलियन असांजे। उनके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे उनके बारे में जब पढ़े, विकीलीक्स के बारे में जब पढ़ा गया,
तो अलग अलग देशों का पता चला कि उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा था विकीलीक्स का, जैसे अफगानिस्तान पे, रशिया पे। तो लिखी हुई बातें अलग हैं, लेकिन जैसे आपका अनुभव रहा है, तो जब ये विकीलीक्स का आया तो भारत की राजनीति पे इस पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों तक इस बात का क्या असर पड़ा, ये आपका व्यक्तिगत जो अनुभव रहा वो जरा साझा कर सकते नहीं, वो काफी असर थे कई चीजों के, बहुत सारी चीजें वो सामने ला ही रहे थे। और ये एक लंबा अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है जिसपे कभी बैठ के बात की जा सकती है। लेकिन विकीलीक्स का डर सबसे ज्यादा ये था कि सरकारें पारदर्शिता की, नागरिक अधिकारों की बातें करती हैं, लेकिन वे बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी को कोई अधिकार मिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आरटीआई, सूचना का अधिकार। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कितने दिन में आरटीआई देंगे जवाब? कितने दिन में? 30 डेज। अरे भाई साहब, 30 दिन में? ये वो जमाना है जिसमें हर चीज तुरंत चाहिए। मुझे अभी अभी खबर देनी है, मुझे आज देनी है, तो मुझे तो आज जानकारी चाहिए। वो कह रहे हैं 30 दिन में जानकारी दे सकते हैं। तो क्या है कि दरअसल जो सरकारें हैं वो उस लोगों को पारदर्शिता देना नहीं चाहती, वो दिखाना चाहती है कि दे दी। वो एक जैसे बच्चे को एक खिलौना दिया जाता है, ये कानून के खिलौने हैं, तो लोगों को आश्वस्त करने के खिलौने हैं। तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं कि देखिए कानून आ गया, देखिए राइट टू हेल्थ आ गया। अरे भाई, आप राइट टू हेल्थ जो है वो दे दिया आपने, तो उसको लागू करना कौन चाह रहा है? तो सरकार ज्यादा दिखाना चाहती है बजाय लागू करने के लिए। इसी केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकारों के हों, केंद्र सरकार के जो कानून है कि भाई हर व्यक्ति को गैस सिलेंडर क्या मिल गया, क्या आप देखिए स्थिति क्या है उज्ज्वला योजना की ओर की, आप घर घर जाकर के चेक कीजिए आप एक बार। तो सड़क पर आदमी बैठा हुआ जूता गांठ रहा है, वो किसी को ही नहीं दिखता। और रिजर्वेशन देश में 1947 से है, मतलब जो संविधान लागू हुआ तब से है। ठीक है, चलिए, आपने मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोई विशेष तैयारी के साथ नहीं आया था, मैंने शायद भाषा पर कम और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा बोला, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। और भाषा के मामले में मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अच्छी कविताएं पढ़िए, अच्छी अच्छी गज़लें पढ़िए, अच्छे कवियों शायरों को पढ़िए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को पढ़िए। जो उर्दू पढ़ते हैं उनको हिंदी भी पढ़ना चाहिए, हिंदी पढ़ते हैं उनको उर्दू पढ़ना चाहिए। और ये जो लिपि का अगर हम संकट हटा दें तो दोनों भाषाएं एक जैसी हैं, और हमें पत्रकारिता को इन दोनों भाषाओं के माध्यम से समृद्ध करना चाहिए। आप सबने मुझे सुना, आपने बुलाया, ये सम्मान दिया, आपने सबसे सुना। मैं आपको प्रणाम, सलाम, आदाब करता हूँ। नमस्कार।